the science chapter of sound for Class 9 revision for CBSE and Maharashtra. State Board covers the fundamentals of sound waves, their properties, and how they propagate through different mediums. Students will learn about the characteristics of sound, such as pitch, frequency, and amplitude, as well as the difference between loudness and intensity. The chapter also delves into the concept of reverberation, echoes, and the principles behind the functioning of musical instruments. At Ignited Minds Tutorials, we provide comprehensive explanations and examples to help students grasp these concepts effectively. Our experienced educators guide students through practical demonstrations and experiments to enhance their understanding of sound and various applications in daily life, with a focus on critical thinking and problem solving. We encourage students to explore the principles of sound and develop a strong foundation in this fundamental scientific concept. By revising the science chapter of sound, students will be well prepared to tackle their examinations and develop a deeper appreciation for the role of sound in the world around them. Through our guidance and support, students can excel in their studies and develop a lifelong enthusiasm for science. Okay, people, we will do some revision. कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस देखेंगे हम जो नॉर्मली आते हैं, ठीक है, और इससे आपका चैप्टर का थोड़ा सा क्लैरिटी भी होगा. साइंस का रिवीजन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. और जिन जिन का भी टाइम टेबल और सिलेबस आया है प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए आज के आज ही, ठीक है, और जैसा जैसा आता रहेगा वैसे वैसे पोस्ट करते रहना, ठीक है. ओके, तो ये साउंड वाला चैप्टर लिया है मैंने, शायद ये आपको भी है यूनिट 2 में, ठीक है. ओके, सो कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम. गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और अ कार हॉर्न, ठीक है. तो पिच किसका ज्यादा है भाई साहब? साउंड ऑफ गिटार हैज अ हायर पिच. पिच मतलब किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. इन विच ऑफ द 3 मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो अगर आप देखोगे साउंड जो होता है, ठीक है, साउंड बेसिकली इसका प्रोपोगेशन मीडियम पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. मीडियम पार्टिकल्स जितना एक दूसरे से सटे हुए होंगे उतना ज्यादा साउंड प्रोपोगेट होगा, ठीक है. मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे से जितना चितर बितर होंगे उतना कम साउंड प्रोपोगेट होगा. साउंड पार्टिकल जो है वो मीडियम साउंड जो है, साउंड का साउंड प्रोपोगेशन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है. अगर आप गैस ले रहे हो, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से चितर बितर होते हैं, है ना, एकदम सटे हुए नहीं रहते हैं. लिक्विड के थोड़े बहुत सटे हुए हैं, मतलब एटलीस्ट, और सॉलिड के सबसे ठोस तरीके से सटे हुए हैं, है ना. सो आपका सबसे ज्यादा साउंड प्रोपोगेशन किस में होगा? सॉलिड्स में होगा, ठीक है. अगर आप अपने ही घर में अपने ऐसे दीवार में कान लगाकर ऐसे रखेंगे ना तो आपको ऊपर वाले की या नीचे वाले की आवाज आएगी. उन लोग क्या बातें कर रहे हैं वो भी आप सुन पाएंगे, ठीक है. यू विल बी एबल टू हियर. लेकिन एयर में आप नहीं सुन पा रहे. जैसे अभी मैं नहीं सुन पा रहा हूं कि उस कमरे में क्या बात हो रही है या उस कमरे में क्या बात हो रही है. आई एम नॉट एबल टू हियर. आई एम इन एयर एज ऑफ नाउ, है ना. समझ में आ रहा है? ये मैं आपको सुन सकता हूं लेकिन उस कमरे की आवाज नहीं सुन सकता हूं. लेकिन अगर मैंने कान लगाया दीवार में, एक्चुअली में कान लगाया, आई कैन एक्चुअली हियर इट. आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा मतलब जासूसी करने के लिए नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट. अगर आप देखोगे दीवार में जैसे आप कान लगाओगे या तो ऊपर वाले की या तो नीचे वाले की आवाज आपको सुनाई देगी. मतलब वो जो बातें कर रहे हैं वो भी आप तक सुनाई देगा. टीवी भी तो सुनाई देगा ही, प्लस जो बातें हो रही वो भी सुनाई देंगी, ठीक है. सो बिकॉज जैसे ही आपने कान लगाया दीवार पे तो दीवार बेसिकली सॉलिड से बना हुआ है, ब्रिक से, आपके सीमेंट से, ठीक है, इन सब चीजों से बना हुआ है. तो ऑब्वियसली इन सब पार्टिकल्स के वाइब्रेशन आप तक पहुंचते हैं, ठीक है. सो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या है? एयर है, वाटर है और आयरन है. तो सबसे फास्टेस्ट साउंड किस में ट्रैवल करेगा? आयरन में, देन इन वाटर एंड देन इन एयर, ठीक है. क्लियर है? सो अगर आप देखोगे एयर में साउंड की स्पीड लगभग 330 से 340 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. वाटर में अगर आप आएंगे तो यही स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1540 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1500. और अगर आप आयरन में आते हैं तो अगेन दिस वुड इंक्रीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे इससे ये 5 गुना बढ़ गया है. सो दैट्स हाउ जैसा जैसा मीडियम पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसा वैसा वाइब्रेशन जो है तो और ज्यादा डीप होता जाएगा.
और यही वाइब्रेशन आगे तक पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? Which characteristic of sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? तो अगर आप देखोगे, अगर मतलब जैसे आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूं, तो अगर 10-15 लोग बातें कर रहे होंगे, तो अगर हनी पांडे का वॉइस मुझे मालूम है, आई विल बी एबल टू फिगर आउट वेदर ही इज प्रेजेंट इन द रूम। ठीक है, ऐसे 10-15 लोग अगर बात कर रहे होंगे तो भी मैं बिना देखे रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि वेदर दिस पर्सन इज बेसिकली प्रेजेंट इन द रूम, क्योंकि हर एक का एक अलग पिच होता है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पिच, तो वो पिच से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट दैट पर्सन। ठीक है, ये हमको आइडेंटिफाई होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड? तो योर फ्रेंड मतलब अ पर्सन हु इज नोन टू यू, आपने जिसको बहुत दिनों तक सुना है, जिसके गले से आप वाकिफ हैं, जिसके साउंड से, जिसके फ्रीक्वेंसी से आप वाकिफ हैं। ठीक है, बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। तो डार्क रूम है, वो फ्रेंड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 8-10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है और उस फ्रेंड का वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन बीइंग प्रेजेंट देयर बाय मीन्स ऑफ इट्स पिच, क्योंकि पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक का पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, A person has a hearing range from 20 Hz to 20,000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये KHZ है, मतलब कितना हो जाएगा 20 KHZ, मतलब हो जाएगा 20 और ये एक 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो है आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये हमारा ह्यूमन रेंज है। तो क्या ये होगा कि भाई साहब जैसे ही आप 20 क्रॉस करोगे तो आप हियर कर पाओगे? शायद नहीं। ठीक है, कभी कभी हम नहीं हियर कर पाएंगे, जैसे एज के साथ हमारा जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कम होता जाता है। ठीक है, कभी कभी इससे नीचे भी आप हियर कर सकते हो। खैर, ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज? टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको देखो 330 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा, कहीं पे भाई साहब आपको 340 मीटर पर लगभग औसताना इतना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको निकालते हैं, देखो 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज में आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो देखो इस चीज को ऐसे याद रखना, स्पीड जो होता है उसको अपन लिखते हैं c। ठीक है, c इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है, और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ऑल दीज आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा जितने भी आपके सिंबल्स मिलेंगे ये सिंबल्स हैं फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में समझ लो इतने वेव्स हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे 1, 2, मतलब ये जितने भी वेव्स आपको दिख रहे हैं 1, 2, 2.5, तो ये 2.5 पर सेकेंड, इसी को अपन 2.5 हर्ट्ज भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है? ओके, और एक वेवलेंथ का जो लेंथ होता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा। ठीक है, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का जो लेंथ होता है उसको अपन बोलते हैं लैम्डा, और नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई साहब ये फॉर्मूला अगर भूल जाए तो क्या? देखो ये स्पीड है, तो स्पीड का भाई साहब यूनिट क्या होता है? स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लैम्डा है ये, लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा आपका? वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, तो इसको आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ठीक है, तो दिस विल बी मेजर्ड इन मीटर्स। और फ्रीक्वेंसी आपने देखा किस में मेजर हो रहा है? पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। तो मीटर इंटू पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। और इधर भी देखो LHS में आपका क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द क्लोज वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, c is equal to lambda into frequency, where c is the velocity or speed, lambda is the wavelength, and this is the frequency. Are we clear on this one people? हम अभी देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ था? स्पीड दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकेंड, और तुमको दिया हुआ है 20 हर्ट्ज का क्या है? 20 हर्ट्ज का, 20 हर्ट्ज से लेकर भाई साहब 20,000 हर्ट्ज तक, ये तुम्हारा ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो 20 हर्ट्ज मतलब कितना हो गया आपका? देखो 20 पर सेकेंड है ना,
ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 पर सेकेंड, ठीक है, और आपका स्पीड कितना है भाई साहब 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालना है। तो आप c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c बाई फ्रीक्वेंसी। c कितना हो गया 3 इंटू, याद रखिएगा आपका, अच्छा सॉरी, c आपका दिया हुआ है कितना है 344 344 मीटर पर सेकेंड। और आपका यहाँ पे भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दिस इज 20, तो ये कैंसिल हुआ भाई साहब यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 17.2। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी है कितना 20 हर्ट्ज, तो आपका वेवलेंथ कितना है भाई साहब आपका 17.2 मीटर्स, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट फॉर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी है आपका कितना 20,000 पर सेकेंड, तो यहाँ पे 20 पे इतना मिला, तो 20,000 पे कितना मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई साहब 20 पे देखो कितना मिला आपको 17.2 वेवलेंथ मिला, तो 20,000 पे कितना मिल जाएगा, 20,000 नीचे जाएगा ना भाई साहब। देखो ये 344 हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन ये जाएगा नीचे, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। इसका तो वैल्यू आपको मालूम ही है कितना आया है भाई साहब 17.2, और ये 10⁻³ भाई साहब ऊपर जाएगा, तो ये होगा 10⁻⁻3। समझ में आ रही है। दिस वुड बी द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, दिस विल बी द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है। सो आपका देखो जब आपका आपने क्या कहते हैं 20 हर्ट्ज लिया हुआ है, तो जब 20 हर्ट्ज लिया तो आपका वेवलेंथ कितना आया 17.2 मीटर्स, और 20 किलो हर्ट्ज में आपका वेवलेंथ कितना आ जाएगा, देखो वही आपका 17.2 इंटू 10⁻³ करोगे तो क्या होगा 10⁻³ मतलब 1 2 3 0.0172 मीटर, ठीक है, वही आंसर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। Two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. तो आपका देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का रॉड है, सो लेट्स से देयर इज एन एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये साउंड सोर्स है, और लेट्स से ये साउंड रिसीवर है, ठीक है। दोनों भी चिल्ड्रन यहाँ पे, एक भाई साहब इधर है एक इधर है, ठीक है। अभी देखो ये जो साउंड है यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है वो वाया एयर भी यहाँ तक पहुंच रहा है और वाया द एल्यूमिनियम रॉड भी यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि उस कमरे में क्या बातें हो रही हैं मुझे नहीं सुनाई देगा जब तक मैं अपना कान दीवार पे ना रखूं, ठीक है, क्योंकि एयर का इतना ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन आयरन या सीमेंट जो सॉलिड चीजें उनका स्पीड होगा, जो वो साउंड के स्पीड को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ये बाई एयर यहाँ तक पहुंच रहा है, ये एक बात हो गई, और बाई एल्यूमिनियम रॉड यहाँ तक पहुंच रहा है, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है, देखो 344 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो दोनों का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है भाई साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ टाइम्स, तो टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। नाउ फॉर एयर, तो टी ऑफ एयर विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर अपॉन स्पीड इन एयर, ठीक है। टी इन एल्यूमिनियम, ए एल लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको रेशियो निकाल रहे हैं तो लेट्स से टी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन टी ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी डी अपॉन एस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डी अपॉन एस ऑफ एयर, तो ये डी और डी कैंसिल हो गया, एस ऑफ एयर अपॉन एस ऑफ एल्यूमिनियम। तो एस ऑफ एयर भाई साहब कितना है, स्पीड इन एयर इज हाउ मच, स्पीड इन एयर इज 344 अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम दैट इज हाउ मच 6420, ठीक है 6420।
अब ऐसा कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 340, 6420 भाई साहब 344, यहाँ पे कर लेते 7172 32 120, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1605, ठीक है। तो अगर अपन डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1605 और ये हो गया आपका 81, तो 81 1 ज़ा 81, क्योंकि 81 2 ज़ा तो 162 हो जाएगा, 9 + 1 10, यहाँ पे कितना बचा भाई साहब आपका 15, 8 + 7 15, 795, 81 8 ज़ा करते हैं भाई साहब, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 8 + 7 15, 9 8 से 4 गया 4 हो गया भाई साहब, 7 से हो गया 6, 470, अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6, 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 6 कैसे आ गया, 8 5 ज़ा 40, 8 + 7 15, 9 8 से 4 गया 4, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 8 5 ज़ा 40, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया यहाँ पे 5 + 5 10, 65 आ रहा है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 18.5 आ जाएगा, 1:18.5 या 18.5:1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टाइम लगा, ठीक है, तो टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कितना आया आपका, देखो 1/18.5, टाइम अपॉन एल्यूमिनियम, टाइम अपॉन एयर, तो टाइम टेकन इन एयर इज 18.5 टाइम्स टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में बहुत कम टाइम लगा है क्योंकि वो सॉलिड है और उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो टाइम टेकन इन एयर इज ऑलमोस्ट 18.5 टाइम्स द टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नेक्स्ट ईयर से सीबीएसई कम से कम इंप्लीमेंट कर रही है ओपन बुक टेस्ट का, ठीक है। ओपन बुक टेस्ट होंगे आपके। ओपन बुक टेस्ट मतलब ये मत समझिए कि ओहो आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं। ओपन बुक टेस्ट मतलब और आपके बोर्ड में भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल हो गया अनाउंसमेंट ओपन, और ये मतलब अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो 9 से लेकर 12 तक सारे ओपन बुक टेस्ट होंगे। लेकिन मन में लड्डू फूटने के कोई कारण नहीं है अगर आप, क्योंकि आप समझिए फिर आपका पेपर बहुत टफ हो जाएगा। ओपन बुक टेस्ट मतलब क्या है, आप बुक खोलकर देख सकते हैं, बुक ले जा सकते हैं, चिट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बुक अगर आप लेकर जाएंगे तो आप सोचिए क्वेश्चन पेपर कैसा सेटअप होगा कि आपको सहूलियत दे रही है कि बेटा कर लो, अभी करो, अभी क्या करना है, ओपन चैलेंज है ना भाई, करो अभी कितना करना है। तो आप वो दिन गए कि आप मतलब डेफिनेशन पढ़ कर जाएंगे या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो वो आएगा, या उसका चिट बना कर जाएंगे, ये सब नहीं आने वाला अभी। अभी आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे सवाल बनेंगे। तो एनईपी के स्टैंडर्ड से आप अगर बुक भी लेकर जाएंगे और अगर आपको कोई भी जरा भी आपका आइडिया नहीं होगा, आपने अगर पढ़ाई नहीं की रहेगी पूरी साल भर, तो यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो ऐसा है, आपको ओपन बुक अभी सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया, तो आपके बोर्ड में भी आ जाएगा वो, क्योंकि एनईपी के स्टैंडर्ड को सबको फॉलो करना है। ओपन बुक टेस्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ये हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी, बट वही होगा आपका एनसीईआरटी की बुक ही कैरी कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक कैरी नहीं करेंगे आप। एनसीईआरटी की बुक या एससीईआरटी की बुक ही आप कैरी कर सकते हैं, या वहां से ही प्रोवाइड होगी, कर लो कितना करना है। तो आपका सवाल ऐसे ही होंगे, मतलब कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, वो तो बुक में लिखा ही रहेगा ना भाई साहब, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस। हाँ, ऐसे सवाल बनेंगे भाई साहब कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा ना, इसका जवाब आप बुक से नहीं ढूंढ सकते, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं अभी। आप, मुझे नहीं मालूम आप 10th वालों से कितना टच में है, उनसे पूछिए जो लोग बोर्ड देकर आ रहे हैं, 12th वालों से पूछिए, 10th वालों से पूछिए कि क्या दिखने को मिल रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर एबल टू सी। डेरिवेशंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है भाई साहब, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी गए वो दिन जब आपसे डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, वो अभी नहीं होगा। इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे पीपल, यू विल बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड, ये होने ही वाला है। आप इस चेंज के लिए तैयार होइए, क्योंकि अगर आप ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे देखो 344 लिखा हुआ है आपको भाई साहब 20 हर्ट्ज, तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या है, वो तो आप बुक से ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। अगर ओपन बुक टेस्ट है तो उस बुक से आप ढूंढ ही लेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा कि 20 हर्ट्ज हुआ तो उसका वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 20,000 हर्ट्ज हुआ तो उसका वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है। दिस इज समथिंग दैट वुड बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। सो
ऑलवेज आप जब पढ़ भी रहे होंगे ना तो अपने आप को ऐसे पढ़िए कि इस पे सवाल क्या बन सकते हैं। अगर आपको कल बोला जाए कि भाई साहब ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे 4 सवाल बनाओ, तो क्या ही तुम बना सकते हो। इस तरह से पढ़ो, फिर तुमको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से पढ़ना है, वरना तुम वैसे ही अगर पढ़ के जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, पेपर का ट्रेंड चेंज होगा। एक कोई भी टॉपिक उठाओ, तुम उसको पढ़ो और उसके बाद तुम खुद ही अपने आप को सवाल करो कि इस पे क्या सवाल बन सकते हैं। अगर लेट्स से यू आर एन एग्जामिनर एंड आपका एक छोटा सा एक पैराग्राफ का एक टॉपिक है, उस पे आप क्या ही क्वेश्चन बनाओगे, तो उस तरह से सब करना है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो देखो सवाल को चेंज करके पूछा गया है, एक्चुअली यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, कितना है, 100 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज मतलब क्या होता है, पर सेकेंड, तो वाइब्रेशन मतलब कितना है, 100 पर सेकेंड है, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 100 बार ये वाइब्रेट कर रहा है, तो एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब, 60 सेकंड्स। तो एक 1 सेकंड में भाई साहब ये 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 इंटू ऑब्वियसली 100, तो दैट विल बी 6000 टाइम्स। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। तो लाइट का क्या क्या होता है भाई साहब, लाइट का व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल्स इन द सेम प्लेन, यस, साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, वी कैन से दिस बिकॉज द डायरेक्शंस इन व्हिच द साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल। एक चीज जो आपसे पूछनी है मुझे ये है कि समझो अगर लाइट है, तो लेट्स से ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये आपने लाइट में पढ़ा होगा, जो लोग ने लाइट नहीं पढ़ा है, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों ने तो पढ़ा है। तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है, ठीक है, और ये होता है भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच में एक हाइपोथेटिकल नॉर्मल आपने बनाया हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये आपने एक नॉर्मल बनाया हुआ है। ओके, अभी मुझे बताओ लाइट में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, लाइट में भाई साहब आपका ये फॉलो हो रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट। साउंड में ये चीज आपको अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करोगे, लाइट का तो हमें पता चलता है, साउंड में इसको कैसे प्रूव करेंगे। लाइट का तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, आपने भाई साहब एक मिरर लिया, उस पर लाइट मारोगे ऐसे उसके फेस में जाएगा सीधा, ठीक है, ऐसे आपने बहुत ही बार देखा रहेगा, ठीक है, तो ये तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। साउंड में आप कैसे प्रूव कर सकते हो, ओके, तो आप क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे एक रॉड, ठीक है, व्हाट यू डू इज बेसिकली आपने यहाँ पे एक रॉड लगाया, बाबा रे बाबा नहीं होगा ये, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे एक रॉड लगाया आपने, ठीक है, और यहां पे एक और रॉड लगाया, ठीक है, ऐसे ये 2 रॉड्स हैं, यहां पे आपने समझ लो कोई घड़ी लगा दी, घड़ी की टिक 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 सुनाई देगी, ठीक है, तो आप ना यहां से सुनिए इसको, ठीक है। अभी आप इसको अलग अलग एंगल पे लेकर जाइए, मतलब इसको कांस्टेंट एंगल रखिए और इसको भाई साहब आप ऐसे रोटेट करते रहिए, ठीक है। यू विल बी एबल टू हियर द क्लियरेस्ट साउंड हियर, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए वहां पे आपको सबसे क्लियर साउंड सुनाई देगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपने एक रॉड रखा है, यहाँ पे दूसरा रॉड रखा है, इससे आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इस रॉड का एक पर्टिकुलर एंगल बना हुआ है, इस रॉड को आप घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे। आप देखेंगे, समझ लो ये अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आप अगर 60 डिग्री पे रख रहे हैं तो भी सुन पाएंगे, अगर आप 10 डिग्री पे रख रहे हैं तो भी आप सुन पाएंगे, लेकिन सबसे क्लियरली तभी सुन पाएंगे जब ये भी 30 डिग्री का हो गया हो। You will be able to hear the sound of the clock most clearly when this is also kept at the same angle as it is, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉज आपके लाइट के लिए एप्लीकेबल है वही लॉज आपके साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्लियर है।
When a sound is reflected from a distant object and echo is produced, let the distance between the reflected object and the source of production remain the same. Do you hear echo sound on hotter days? ठीक है, तो अभी देखो भाई साहब इसको प्रूव करना है आपको। तो आपने देखा कि यहाँ पे 344 मीटर पर सेकेंड है, हर साउंड का एक इको प्रोड्यूस होता है। फर्क ये है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है, आपका ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर सकता। क्या मेरे वॉइस का जो मैं अभी बातें कर रहा हूं आपसे, इसका एक इको प्रोड्यूस हो रहा है इस रूम में? यस इट इज, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन इस इको को डिकोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब अभी मैं जो बातें कर रहा हूं, ये वाला एक दीवार है, इधर एक दीवार है, ऊपर एक दीवार है, नीचे फ्लोर है, चारों तरफ से आप तक वॉइस पहुंच रहा है मेरा, तो एक इको प्रोड्यूस हो रहा है। जहां से भी रिफ्लेक्शन होगा वहां से ही इको प्रोड्यूस होगा। एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन साउंड स्ट्राइक्स इट विल प्रोड्यूस एन इको। लेकिन आपका ब्रेन इको और ओरिजिनल साउंड को, देखिए दो तरीके से आप तक साउंड पहुंच रहा है। समझ लीजिए आप यहां बैठे, डायरेक्ट एक साउंड पहुंच रहा है और एक वैसा रिफ्लेक्ट होते हुए पहुंच रहा है। जो रिफ्लेक्ट होते हुए पहुंच रहा है वो है इको, जो डायरेक्ट पहुंच रहा है वो डायरेक्ट साउंड है। मतलब आपको मेरे दो वॉइसेस सुनाई देने चाहिए, कम से कम दो। अभी यहाँ पे जितने सरफेसेस हैं उतना, ये वाला दीवार, ऊपर वाला वैसा फ्लोर, इतने सारे मेरे साउंड आपको सुनाई देने चाहिए, लेकिन आपको एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। व्हाई इज दिस हैपनिंग दिस? तो रियलिटी ये है कि हाँ इको प्रोड्यूस हो रहा है, सारे साउंड जो है तो आपको अलग अलग ही रीच हो रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन डिकोड नहीं कर पा रहा है। ब्रेन आपका डिकोड तभी कर पाएगा जब दो साउंड के बीच 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। मतलब ये जो मेरा वॉइस आप तक डायरेक्ट गया और मेरा वॉइस किसी दीवार के सरफेस से टकरा कर आप तक गया, अगर इन दोनों में 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस हो, तभी आपका ब्रेन डिकोड कर पाएगा कि ये दोनों डिफरेंट साउंड है, एक ओरिजिनल साउंड है और दूसरा इको है, ठीक है, क्लियर है। और ये नहीं हो पाता है, जैसे बंद कमरों में या छोटे डिस्टेंसेस में आपको इको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। यही चीज जब आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो होता क्या है, पहाड़ बहुत दूर होता है। जैसे आपने चिल्लाया तो एक पहाड़ पर जाकर वो रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे पहाड़ पर जाकर रिफ्लेक्ट हुआ, तीसरे पहाड़ पर जाकर रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है उसका डिफरेंस 0.1 सेकेंड से ज्यादा है। और क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज्यादा है, इसीलिए यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस्ड एंड द इको हैपनिंग, ठीक है। तो इको हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है ये? इको इज नॉट कि वो सिर्फ लोनावाला में ही प्रोड्यूस होता है, इको इज प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर। व्हेनेवर देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड देयर हैज टू बी अ corresponding echo that is produced. The only problem is that we cannot distinguish an echo until and unless the sound is having a difference of at least 0.1 seconds. क्लियर है? जब तक भाई साहब 0.1 सेकेंड का डिफरेंस ना हो जाए तब तक हम इको को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, 0.1 सेकेंड। और ये 0.1 सेकेंड का एडवांटेज आपको दूर दराज के इलाकों पे ही मिलता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में मिलता है, ठीक है। वहां पे ही ऐसा होता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्ट होते हुए साउंड में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो और आपका ब्रेन तब दोनों को अलग अलग साउंड मानता है, ठीक है। आर वी क्लियर? ठीक है। एज द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अ ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, तो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक साउंड का जो परसेप्शन है वो रहता है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको the time interval between the original sound and the reflected one must be more than 0.1 second. अभी आप सोचो यहाँ पे साउंड का स्पीड कितना है, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड है वैसा, ठीक है। ये जो आपका क्लास है ये ज्यादा से ज्यादा कितने दूर, मतलब 10 मीटर का होगा, ठीक है। तो आप तक जो मेरी वॉइस पहुंच रही है 10 मीटर का अगर वॉइस है, तो वो वॉइस वैसा जो डायरेक्ट वॉइस है और जो रिफ्लेक्ट होकर जो वॉइस है वो सेम ही टाइम पे पहुंच रही है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुंचे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। एंड योर ब्रेन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश इट बिकॉज द टाइम इज लेसर देन 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड के लेसर है, मतलब मेरा जो ओरिजिनल वॉइस आप तक पहुंच रहा है और इन तमाम चीजों से रिफ्लेक्ट होकर जो वॉइस आप तक पहुंच रहा है, ये वाला जो है 0.1 सेकेंड से लेस है। आप सोचिए 340 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा आपका कितना होगा, 10 मीटर का होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। Otherwise, every sound producing source
इज गोइंग टू पैरेलली प्रोड्यूस एन इको, साइंटिफिकली इको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। Thus for hearing distant echoes the minimum distance, ठीक है, तो कम से कम डिस्टेंस भाई साहब, मतलब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स और ऑब्जेक्ट और रिसीवर, इनके बीच में भाई साहब 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाकर इको प्रोड्यूस होगा। इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर देखो ये समझ लो डिस्टेंस है कोई, ये लेट्स से आपका डिस्टेंस x है, ठीक है, और हमने मान लिया कि भाई साहब चलो यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कान भी है जिसका भाई सुन रहा है, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये साउंड भाई साहब यहाँ से यहाँ गया एक बार, यहाँ से यहाँ एक बार आया, तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको एक बार साउंड इसका जो प्रोड्यूस हुआ वो सुनाई दिया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी सुनाई दिया। तो रिफ्लेक्ट होने के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, जाने में x आने में x, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ 2x, ठीक है। साउंड का स्पीड कितना है 344 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगा भाई साहब, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2x और स्पीड कितना हो गया 344, दिस इज द टाइम टेकन, क्लियर है। ये टाइम जो है ये कम से कम कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी जाकर इसको समझ में आएगा कि ओरिजिनल साउंड और इको अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब 0.1 सेकेंड, तो ये टाइम अगर हम यहाँ पे डाल दें 0.1 सेकेंड, this should be equal to 2x, let's say the distance x is not known to us, हम यहाँ पे वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमको एक साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उसका भरपूर मात्रा में इको सुनाई दे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 344, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 34.4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 17.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 17.2 मीटर, ये 17.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू रिक्वायर फॉर एन इको टू बी प्रोड्यूस्ड। अभी आप बोलेंगे कि भाई साहब क्या हमारे मतलब सामने कोई 17 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं चिल्लाऊं तो वो इको प्रोड्यूस होगा, होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आप स्कूल के फील्ड में जाकर चिल्लाओ, आपको इको सुनाई देगा क्या, नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों, वाई इज इट डाइंग आउट, साउंड अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, आपका जितने भी साउंड है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और प्लस आपके शहरी इलाकों में इतना ज्यादा साउंड है, मतलब आप सारे साउंड जो है वो क्लैश हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साथ ही, ठीक है, इसीलिए इको नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, इको प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आप तक नहीं हो जा पा रहा है वो, ठीक है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे भाई साहब टेम्परेचर बढ़ता है साउंड का स्पीड भी बढ़ता है, therefore on a hotter day speed of sound will be greater and hence echoes may be heard more than once because of multiple reflections of sound, result will be no distinct echo will be heard by us, ठीक है। तो जितना ज्यादा गर्मी होगा उतना ज्यादा साउंड जो है तो आपका कम हो जाएगा, इकोज जो है तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, साउंड की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। इको जैसे आप अगर किसी नए फ्लैट में जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, आप बातें कीजिए आपको इको सुनाई देगा, ठीक है, लेकिन जैसे आपने उस फ्लैट में फर्नीचर भर दिया आपको इको नहीं सुनाई देगा। वाई, बिकॉज नाउ दीज सोफाज या कर्टन्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं, दे बेसिकली अब्जॉर्ब द साउंड, वुड भी साउंड अब्जॉर्ब करता है, दीज आर साउंड अब्जॉर्बिंग सोर्सेस, ठीक है। साउंड अब्जॉर्बिंग पैनल्स आज की तारीख में लगाए जाते हैं, ये जो आपके मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, एक मूवी उस रूम में चल रहा है, एक मूवी इस रूम में चल रहा है, और आपने मूवी देखा होगा बहुत जोर से आवाज आती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उधर वाले मूवी का जो साउंड है वो इस वाले मूवी हॉल के साउंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो बीच में आपके पैनल्स लगे हुए हैं, एंड दीज आर बेसिकली साउंड अब्जॉर्बिंग पैनल्स। आप देखोगे पिक्चर हॉल में जो सीट्स होती हैं वो भी बहुत सोफा सेट जो होता है, जो भी आपका कुशन होता है वो बहुत ज़्यादा साउंड अब्जॉर्ब करते हैं, दे बेसिकली अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ साउंड, ठीक है। हमारे सोने में जो हम कुशन्स यूज़ करते हैं उसका एक दूसरा मकसद यही है, ठीक है, इसका दूसरा मकसद यही है, क्योंकि देखो अर्थ में अगर मतलब आप जब सोएंगे ना तो साउंड तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये कुशन्स जो होते हैं दे आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिलैक्स योर हेड, एंड सेकेंडली दे आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, इसीलिए आपके जो बिस्तर के गद्दे बने होते हैं वो मतलब कॉटन से बने होते हैं ताकि वो साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करें।
okay, so that you can have a sound sleep. Give two practical applications of reflection of sound waves. भाई साहब आपके जितने भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे ये पहले तो आपके ये लगे होते थे, आपके रिक्शेस में लगे होते थे, अभी तो क्या वो हो गया है, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स, शहनाइज एक्सेट्रा और ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन. तो आपका भाई साहब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही साउंड जाता है. इन चीजों की डिजाइनिंग ऐसी हुई है कि चारों तरफ ना जाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड को हम प्रोपोगेट करें. ठीक है. स्टेथोस्कोप, आपने सबने स्टेथोस्कोप देखा रहेगा, राइट. स्टेथोस्कोप इज बेसिकली यूज्ड बाय डॉक्टर्स. और जब डॉक्टर्स भाई साहब स्टेथोस्कोप से आपको चेक करते हैं तो आपका हार्ट बीट या पल्स जो भी है वो इस तार से होता हुआ कान तक पहुंचता है. ठीक है, डॉक्टर्स के कान तक पहुंचता है. दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू sounds produced within the body, chiefly in the heart or lungs. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound. तो यहाँ पे भाई साहब ऐसा स्टेथोस्कोप होता है, ये ऐसे साउंड होता है. ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्शन होता हुआ जा रहा है. दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन होता हुआ जा रहा है, ऐसे जाता है. क्लियर है? आर वी क्लियर? A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? ठीक है, तो अभी भाई साहब यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है. ये स्टोन भाई साहब ड्रॉप हुआ और इस टावर का हाइट कितना है भाई साहब? 500 मीटर की हाइट है. ठीक है, 500 मीटर की हाइट है. ओके, जी आपको दिया हुआ है, फ्री फॉल है ऑब्वियसली. ठीक है, तो फ्री फॉल में u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0. ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे s की वैल्यू आपको मालूम है, s इज नोन टू यू, दैट इज हाउ मच? 500 मीटर्स. g की वैल्यू आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको भाई साहब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में? हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर. ठीक है नहीं, u की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0, क्योंकि फ्री फॉल है भाई साहब. इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर. तो t का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 2s बाई जी. ठीक है, तो 2 इंटू एस, 2 इंटू एस मतलब हो गया 2 इंटू 500 बाई 10. ये कैंसिल हो गया भाई साहब, 250 100. टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 100. टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 seconds. So it will take 10 seconds for this stone to reach यहां तक पहुंचने में. देखो, जिसने यहां से स्टोन को ड्रॉप किया है उसको कितनी देर बाद साउंड सुनाई देगा? तो साउंड तो भाई साहब तभी सुनाई देगा जब ये यहां पे पहुंचे. तो पहला कंडीशन स्टोन का क्या है? टू रीच द वाटर. फॉर दिस इट इज टेकिंग अ टाइम ऑफ हाउ मच? 10 seconds. Now the moment it reaches water will splash. But how much of time will take for this splashing sound of water to reach the person there? उसमें कितना टाइम लगेगा? तो वो डिपेंड करेगा भाई साहब आपके साउंड के स्पीड पे. ठीक है, अभी साउंड का स्पीड कितना है भाई साहब? आपको दिया हुआ है 340. कितना हाइट है? 500. ठीक है, तो साउंड का स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा? साउंड के इस स्पीड, साउंड को यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम t2 विल बी डिस्टेंस, दैट इज 500 अपॉन स्पीड, दैट इज 340. ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 217 जा 225 जा. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो t1 प्लस t2, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 25 बाई 17. आर वी ओके? पीपल, वी विल डू सम रिविजन. कुछ रिविजन के क्वेश्चंस देखेंगे हम जो नॉर्मली आते हैं. ठीक है, और इससे आपका चैप्टर का थोड़ा सा क्लैरिटी भी होगा. साइंस का रिवीजन कर रहे हैं अभी. ठीक है, और जिन का भी टाइम टेबल और सिलेबस आया है प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए आज के आज ही. ठीक है, और जैसा जैसा आता रहेगा वैसे वैसे पोस्ट करते रहना. ठीक है, ओके. तो ये साउंड वाला चैप्टर लिया है मैंने, शायद ये आपको भी है यूनिट 2 में. ठीक है, ओके. सो कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम. गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और अ कार हॉर्न. ठीक है, तो पिच किसका ज्यादा है भाई साहब? साउंड ऑफ गिटार हैज अ हायर पिच. पिच मतलब किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. ठीक है,
इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर आप देखोगे साउंड जो होता है, ठीक है, साउंड बेसिकली इसका प्रोपोगेशन मीडियम पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स जितना एक दूसरे से सटे हुए होंगे उतना ज्यादा साउंड प्रोपोगेट होगा, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे से जितना चितर बितर होंगे उतना कम साउंड प्रोपोगेट होगा। साउंड पार्टिकल जो है वो मीडियम, साउंड जो है, साउंड का प्रोपोगेशन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आप गैस ले रहे हो, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से चितर बितर होते हैं, है ना, एकदम सटे हुए नहीं रहते हैं। लिक्विड के थोड़े बहुत सटे हुए हैं, मतलब एटलीस्ट, और सॉलिड के सबसे ठोस तरीके से सटे हुए हैं, है ना। सो आपका सबसे ज्यादा साउंड प्रोपोगेशन किसमें होगा? सॉलिड्स में होगा, ठीक है। अगर आप अपने ही घर में अपने ऐसे दीवार में कान लगाकर ऐसे रखेंगे ना, तो आपको ऊपर वाले की या नीचे वाले की आवाज आएगी, उन लोग क्या बातें कर रहे हैं वो भी आप सुन पाएंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू हियर। लेकिन एयर में आप नहीं सुन पा रहे, जैसे अभी मैं नहीं सुन पा रहा हूं कि उस कमरे में क्या बात हो रही है या उस कमरे में क्या बात हो रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर, आई एम इन एयर एज ऑफ नाउ, है ना, समझ में आ रहा है। ये मैं आपको सुन सकता हूं लेकिन उस कमरे की आवाज नहीं सुन सकता हूं, लेकिन अगर मैंने कान लगाया दीवार में, एक्चुअली में कान लगाया, आई कैन एक्चुअली हियर इट। आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा मतलब जासूसी करने के लिए नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। अगर आप देखोगे दीवार में जैसे आप कान लगाओगे, या तो ऊपर वाले की या तो नीचे वाले की आवाज आपको सुनाई देगी, मतलब वो जो बातें कर रहे हैं वो भी आप तक सुनाई देगा, टीवी भी तो सुनाई देगा ही, प्लस जो बातें हो रही वो भी सुनाई देंगी, ठीक है। सो बिकॉज जैसे ही आपने कान लगाया दीवार पे, तो दीवार बेसिकली सॉलिड से बना हुआ है, ब्रिक से, आपके सीमेंट से, ठीक है, इन सब चीजों से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इन सब पार्टिकल्स के वाइब्रेशन आप तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या है, एयर है, वाटर है और आयरन है। तो सबसे फास्टेस्ट साउंड किस में ट्रैवल करेगा? आयरन में, देन इन वाटर एंड देन इन एयर, ठीक है, क्लियर है। सो अगर आप देखोगे एयर में साउंड की स्पीड लगभग 330 से 340 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वाटर में अगर आप आएंगे तो यही स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1540 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1500। और अगर आप आयरन में आते हैं तो अगेन दिस वुड इंक्रीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इससे ये 5 गुना बढ़ गया है। सो दैट्स हाउ, जैसा जैसा मीडियम पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसा वैसा वाइब्रेशन जो है तो और ज्यादा डीप होता जाएगा, और यही वाइब्रेशन आगे तक पहुंचेगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? Which characteristic of sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? तो अगर आप देखोगे, अगर मतलब जैसे आप मुझे जानते हैं या मैं आपको जानता हूं, तो अगर 10-15 लोग बातें कर रहे होंगे, तो अगर हनी पांडे का वॉइस मुझे मालूम है, आई विल बी एबल टू फिगर आउट वेदर ही इज प्रेजेंट इन द रूम, ठीक है। ऐसे 10-15 लोग अगर बात कर रहे होंगे तो भी मैं बिना देखे रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा कि वेदर दिस पर्सन इज बेसिकली प्रेजेंट इन द रूम, क्योंकि हर एक का एक अलग पिच होता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पिच, तो वो पिच से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट दैट पर्सन, ठीक है, ये हमको आइडेंटिफाई होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड? तो योर फ्रेंड मतलब अ पर्सन हु इज नोन टू यू, आपने जिसको बहुत दिनों तक सुना है, जिसके गले से आप वाकिफ हैं, जिसके साउंड से, जिसके फ्रीक्वेंसी से आप वाकिफ हैं, ठीक है। बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम, तो डार्क रूम है, वो फ्रेंड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 8-10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है और उस फ्रेंड का वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, you will be able to recognize that person being present there by means of its pitch, क्योंकि पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक का पिच जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20,000 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ये KHZ है, मतलब कितना हो जाएगा 20 KHZ, मतलब हो जाएगा 20, और ये एक 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो है आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये हमारा ह्यूमन रेंज है। तो क्या ये होगा कि भाई साहब जैसे ही आप 20 क्रॉस करोगे तो आप हियर कर पाओगे? शायद नहीं, ठीक है, कभी कभी हम नहीं हियर कर पाएंगे, जैसे एज के साथ हमारा जो हियरिंग कैपेसिटी है वो कम होता जाता है, ठीक है, कभी कभी इससे नीचे भी आप हियर कर सकते हो। खैर ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज है। What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as,
तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको देखो 330 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा, कहीं पे भाई साहब आपको 340 मीटर पर लगभग औसताना इतना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको निकालते हैं, देखो 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज में आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो इस चीज को ऐसे याद रखना, स्पीड जो होता है उसको अपन लिखते हैं सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बहुत कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है, और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ऑल दीज आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसा जितने भी आपके सिंबल्स मिलेंगे ये सिंबल्स हैं फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में समझ लो इतने वेव्स हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे 1 2, मतलब ये जितने भी वेव्स आपको दिख रहे हैं 1 2 2.5, तो ये 2.5 पर सेकेंड, इसी को अपन 2.5 हर्ट्ज भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है, ओके। और एक वेवलेंथ का जो लेंथ होता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। दिस इज नोन एज वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का जो लेंथ होता है उसको अपन बोलते हैं लैम्डा, और नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई साहब ये फॉर्मूला अगर भूल जाए तो क्या। देखो ये स्पीड है, तो स्पीड का भाई साहब यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा है ये, लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा आपका वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, तो इसको आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो दिस विल बी मेजर्ड इन मीटर्स। और फ्रीक्वेंसी आपने देखा किस में मेजर हो रहा है, पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो मीटर इंटू पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। और इधर भी देखो LHS में आपका क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द क्लोज वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। C is equal to lambda into frequency, where C is the velocity or speed, lambda is the wavelength, and this is the frequency. Are we clear on this one, people? अभी देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकेंड, और तुमको दिया हुआ है 20 हर्ट्ज का, क्या है 20 हर्ट्ज का, 20 हर्ट्ज से लेकर भाई साहब 20,000 हर्ट्ज तक, ये तुम्हारा ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो 20 हर्ट्ज मतलब कितना हो गया आपका, देखो 20 पर सेकेंड, है ना, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 पर सेकेंड, ठीक है। और आपका स्पीड कितना है भाई साहब, 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालना है। तो आप C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी C बाई फ्रीक्वेंसी। C कितना हो गया, 3 इंटू, याद रखिएगा आपका, अच्छा सॉरी, C आपका दिया हुआ है कितना है, 344 344 मीटर पर सेकेंड। और आपका यहाँ पे भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, दिस इज 20, तो ये कैंसिल हुआ भाई साहब यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 17.2। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी है कितना 20 हर्ट्ज, तो आपका वेवलेंथ कितना है भाई साहब, आपका 17.2 मीटर्स, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट फॉर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी है आपका कितना 20,000 पर सेकेंड, तो यहाँ पे 20 पे इतना मिला, तो 20,000 पे कितना मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 20 पे देखो कितना मिला आपको, 17.2 वेवलेंथ मिला, तो 20,000 पे कितना मिल जाएगा, 20,000 नीचे जाएगा ना भाई साहब। देखो ये 344 हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन ये जाएगा नीचे, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। इसका तो वैल्यू आपको मालूम ही है कितना आया है भाई साहब 17.2, और ये 10⁻³ भाई साहब ऊपर जाएगा, तो ये होगा 10⁻⁻3। समझ में आ रही है, दिस वुड बी द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, दिस विल बी द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है सो आपका देखो जब आपका आपने क्या कहते हैं 20 हर्ट्ज लिया हुआ है, तो जब 20 हर्ट्ज लिया तो आपका वेवलेंथ कितना आया 17.2 मीटर्स, और 20 किलो हर्ट्ज में आपका वेवलेंथ कितना आ जाएगा, देखो वही आपका 17.2 इंटू 10⁻³ करोगे तो क्या होगा 10⁻³ मतलब 1 2 3 0.0172 मीटर, ठीक है, वही आंसर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है।
two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. तो आपका देखो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का रॉड है. सो लेट्स से देयर इज एन एल्यूमिनियम रॉड. ठीक है, अभी भाई साहब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये साउंड सोर्स है और लेट्स से ये साउंड रिसीवर है. ठीक है, दोनों भी चिल्ड्रन यहाँ पे, एक भाई साहब इधर है, एक इधर है. ठीक है, अभी देखो ये जो साउंड है यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है वो वाया एयर भी यहाँ तक पहुंच रहा है और वाया द एल्यूमिनियम रॉड भी यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको बोला कि उस कमरे में क्या बातें हो रही हैं मुझे नहीं सुनाई देगा जब तक मैं अपना कान दीवार पे ना रखूं. ठीक है, क्योंकि एयर का इतना ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन आयरन या सीमेंट, ये जो सॉलिड चीजें उनका स्पीड होगा, जो वो साउंड के स्पीड को सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ये बाई एयर यहाँ तक पहुंच रहा है, ये एक बात हो गई, और बाई एल्यूमिनियम रॉड यहाँ तक पहुंच रहा है, ये दूसरी बात हो गई. ठीक है, अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है देखो, 344 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है, 6420 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देखो दोनों का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना. ठीक है, तो अभी स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है भाई साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ टाइम्स. तो टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं. टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं. नाउ फॉर एयर, तो टी ऑफ एयर विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर अपॉन स्पीड इन एयर. ठीक है, टी इन एल्यूमिनियम, ए एल लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम. ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको रेशियो निकाल रहे हैं तो लेट्स से टी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन टी ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी डी अपॉन एस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डी अपॉन एस ऑफ एयर. तो ये डी और डी कैंसिल हो गया, एस ऑफ एयर अपॉन एस ऑफ एल्यूमिनियम. तो एस ऑफ एयर भाई साहब कितना है, स्पीड इन एयर इज हाउ मच, स्पीड इन एयर इज 344 अपॉन स्पीड इन एल्यूमिनियम, दैट इज हाउ मच, 6420. ठीक है, 6420. अब ऐसा कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340, 6420 भाई साहब 344, यहाँ पे कर लेते 7172 32 120, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1605. ठीक है, तो अगर अपन डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1605 और ये हो गया आपका 81, तो 81 1 जा 81, क्योंकि 81 2 जा तो 162 हो जाएगा. 9 + 1 10, यहाँ पे कितना बचा भाई साहब आपका 15, 8 + 7 15, 795. 81 8 जा करते हैं भाई साहब, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 + 7 15, 9 8 से 4 गया, 4 हो गया भाई साहब, 7 से हो गया 6, 470. अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे पॉइंट 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 अप्रोक्सीमेटली 6, 8 6 जा 48 हो जाएगा भाई साहब. यहाँ पे 6 कैसे आ गया, 8 5 जा 40, 8 + 7 15, 9 8 से 4 गया 4. ठीक है, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया यहाँ पे, 5 + 5 10, 65 आ रहा है. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 18.5 आ जाएगा, 1:18.5 या 18.5:1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो टाइम लगा, ठीक है, तो टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कितना आया आपका देखो 1/18.5, टाइम अपॉन एल्यूमिनियम, टाइम अपॉन एयर. तो टाइम टेकन इन एयर इज 18.5 टाइम्स टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम. ठीक है, तो एल्यूमिनियम में बहुत कम टाइम लगा है क्योंकि वो सॉलिड है और उसमें साउंड का स्पीड ज्यादा है. ठीक है, तो टाइम टेकन इन एयर इज ऑलमोस्ट 18.5 टाइम्स द टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नेक्स्ट ईयर से सीबीएसई कम से कम इंप्लीमेंट कर रही है ओपन बुक टेस्ट का. ठीक है, ओपन बुक टेस्ट होंगे आपके. ओपन बुक टेस्ट मतलब ये मत समझिए कि ओहो आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं. ओपन बुक टेस्ट मतलब और आपके बोर्ड में भी आ जाएगा. ठीक है, ये ऑफिशियल हो गया अनाउंसमेंट ओपन, और ये मतलब अभी
ये टेस्टिंग फेज में है, तो 9 से लेकर 12 तक सारे ओपन बुक टेस्ट होंगे, लेकिन मन में लड्डू फूटने के कोई कारण नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप समझिए फिर आपका पेपर बहुत टफ हो जाएगा। ओपन बुक टेस्ट मतलब क्या है, आप बुक खोलकर देख सकते हैं, बुक ले जा सकते हैं, चिट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बुक अगर आप लेकर जाएंगे तो आप सोचिए क्वेश्चन पेपर कैसा सेटअप होगा कि आपको सहूलियत दे रही है कि बेटा कर लो, अभी करो, अभी क्या करना है, ओपन चैलेंज है ना भाई, करो अभी कितना करना है। तो आप वो दिन गए कि आप मतलब डेफिनेशन पढ़ कर जाएंगे या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो वो आएगा, या उसका चिट बना कर जाएंगे, ये सब नहीं आने वाला अभी। अभी आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे सवाल बनेंगे। तो एनईपी के स्टैंडर्ड से आप अगर बुक भी लेकर जाएंगे और अगर आपको कोई भी जरा भी आपका आइडिया नहीं होगा, आपने अगर पढ़ाई नहीं की रहेगी पूरी साल भर, तो यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो ऐसा है, आपको ओपन बुक अभी सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया, तो आपके बोर्ड में भी आ जाएगा वो, क्योंकि एनईपी के स्टैंडर्ड को सबको फॉलो करना है। ओपन बुक टेस्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ये हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी, बट वही होगा, आपका एनसीईआरटी की बुक ही कैरी कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक कैरी नहीं करेंगे आप। एनसीईआरटी की बुक या एससीईआरटी की बुक ही आप कैरी कर सकते हैं, या वहां से ही प्रोवाइड होगी, कर लो कितना करना है। तो आपका सवाल ऐसे ही होंगे, मतलब कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, वो तो बुक में लिखा ही रहेगा ना भाई साहब, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस। हाँ, ऐसे सवाल बनेंगे भाई साहब कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा ना, इसका जवाब आप बुक से नहीं ढूंढ सकते, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं अभी। आप, मुझे नहीं मालूम आप 10th वालों से कितना टच में है, उनसे पूछिए जो लोग बोर्ड देकर आ रहे हैं, 12th वालों से पूछिए, 10th वालों से पूछिए कि क्या दिखने को मिल रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर एबल टू सी। डेरिवेशंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है भाई साहब, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी गए वो दिन जब आपसे डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, वो अभी नहीं होगा। इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे पीपल, यू विल बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड, ये होने ही वाला है। आप इस चेंज के लिए तैयार होइए, क्योंकि अगर आप ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे देखो 344 लिखा हुआ है आपको भाई साहब 20 हर्ट्ज, तो कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या है, वो तो आप बुक से ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। अगर ओपन बुक टेस्ट है तो उस बुक से आप ढूंढ ही लेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा कि 20 हर्ट्ज हुआ तो उसका वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 20,000 हर्ट्ज हुआ तो उसका वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है। दिस इज समथिंग दैट वुड बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। सो ऑलवेज आप जब पढ़ भी रहे होंगे ना, तो अपने आप को ऐसे पढ़िए कि इस पे सवाल क्या बन सकते हैं। अगर आपको कल बोला जाए कि भाई साहब ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे 4 सवाल बनाओ, तो क्या ही तुम बना सकते हो। इस तरह से पढ़ो, फिर तुमको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से पढ़ना है, वरना तुम वैसे ही अगर पढ़ के जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, पेपर का ट्रेंड चेंज होगा। एक कोई भी टॉपिक उठाओ, तुम उसको पढ़ो और उसके बाद तुम खुद ही अपने आप को सवाल करो कि इस पे क्या सवाल बन सकते हैं। अगर लेट्स से यू आर एन एग्जामिनर एंड आपका एक छोटा सा एक पैराग्राफ का एक टॉपिक है, उस पर आप क्या ही क्वेश्चन बनाओगे, तो उस तरह से सब करना है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो देखो सवाल को चेंज करके पूछा गया है, एक्चुअली यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, कितना है, 100 हर्ट्ज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज मतलब क्या होता है, पर सेकेंड, तो वाइब्रेशन मतलब कितना है, 100 पर सेकेंड है, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 100 बार ये वाइब्रेट कर रहा है, तो एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई साहब, 60 सेकंड्स। तो एक 1 सेकंड में भाई साहब ये 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 इंटू ऑब्वियसली 100, तो दैट विल बी 6000 टाइम्स। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। Does sound follow the same laws of reflection as light does? तो लाइट का क्या क्या होता है भाई साहब, लाइट का what are the laws of reflection of light? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल्स इन द सेम प्लेन, यस। साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। We can say this because the directions in which the sound is incident and reflect make equal angles with the normal. एक चीज जो आपसे पूछनी है मुझे ये है कि समझो अगर लाइट है, तो लेट्स से ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये आपने लाइट में पढ़ा होगा, जो लोगों ने लाइट नहीं पढ़ा है, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों ने तो पढ़ा है। तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है, ठीक है, और ये होता है भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच में एक हाइपोथेटिकल नॉर्मल आपने बनाया हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये आपने एक नॉर्मल बनाया हुआ है। ओके, अभी मुझे बताओ लाइट में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है, लाइट में भाई साहब आपका ये फॉलो हो रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट। साउंड में ये चीज आपको अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करोगे? लाइट का तो हमें पता चलता है, साउंड में इसको कैसे प्रूव करेंगे? लाइट का तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, आपने भाई साहब एक मिरर लिया, उस पर लाइट मारोगे ऐसे उसके फेस में जाएगा सीधा, ठीक है, ऐसे आपने बहुत ही बार देखा रहेगा, ठीक है, तो ये तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। साउंड में आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ओके, तो आप क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे एक रॉड, ठीक है, व्हाट यू डू इज बेसिकली आपने यहाँ पे एक रॉड लगाया, बाबा रे बाबा नहीं होगा ये, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे एक रॉड लगाया आपने, ठीक है, और यहाँ पे एक और रॉड लगाया, ठीक है, ऐसे ये दो रॉड्स हैं, यहाँ पे आपने समझ लो कोई घड़ी लगा दी, घड़ी की टिक 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 सुनाई देगी, ठीक है, तो आप ना यहां से सुनिए इसको, ठीक है, अभी आप इसको अलग अलग एंगल पे लेकर जाइए, मतलब इसको कांस्टेंट एंगल रखिए और इसको भाई साहब आप ऐसे रोटेट करते रहिए, ठीक है, यू विल बी एबल टू हियर द क्लियरेस्ट साउंड हियर, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए वहां पे आपको सबसे क्लियर साउंड सुनाई देगा, ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने एक रॉड रखा है, यहाँ पे दूसरा रॉड रखा है, इससे आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इस रॉड का एक पर्टिकुलर एंगल बना हुआ है, इस रॉड को आप घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे, आप देखेंगे, समझ लो ये अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आप अगर 60 डिग्री पे रख रहे हैं तो भी सुन पाएंगे, अगर आप 10 डिग्री पे रख रहे हैं तो भी आप सुन पाएंगे, लेकिन सबसे क्लियरली तभी सुन पाएंगे जब ये भी 30 डिग्री का हो गया हो। You will be able to hear the sound of the clock most clearly when this is also kept at the same angle as it is, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉज आपके लाइट के लिए एप्लीकेबल है वही लॉज आपके साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्लियर है? When a sound is reflected from a distant object and echo is produced, let the distance between the reflected object and the source of production remain the same. Do you hear echo sound on hotter days? ठीक है, तो अभी देखो भाई साहब इसको प्रूव करना है आपको, तो आपने देखा कि यहाँ पे 344 मीटर पर सेकेंड है, हर साउंड का एक इको प्रोड्यूस होता है, फर्क ये है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है, आपका ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर सकता। क्या मेरे वॉइस का जो मैं अभी बातें कर रहा हूं आपसे, इसका एक इको प्रोड्यूस हो रहा है इस रूम में? यस इट इज, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन इस इको को डिकोड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब अभी मैं जो बातें कर रहा हूं ये वाला एक दीवार है, इधर एक दीवार है, ऊपर एक दीवार है, नीचे फ्लोर है, चारों तरफ से आप तक वॉइस पहुंच रहा है मेरा, तो एक इको प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से भी रिफ्लेक्शन होगा वहां से ही इको प्रोड्यूस होगा। Any reflecting surface when sound strikes it will produce an echo। लेकिन आपका ब्रेन इको और ओरिजिनल साउंड को, देखिए दो तरीके से आप तक साउंड पहुंच रहा है, समझ लीजिए आप यहां बैठे डायरेक्ट एक साउंड पहुंच रहा है और एक वैसा रिफ्लेक्ट होते हुए पहुंच रहा है, जो रिफ्लेक्ट होते हुए पहुंच रहा है वो है इको, जो डायरेक्ट पहुंच रहा है वो डायरेक्ट साउंड है। मतलब आपको मेरे दो वॉइसेस सुनाई देने चाहिए, कम से कम दो। अभी यहाँ पे जितने सर्फेसेस हैं उतना, ये वाला दीवार, ऊपर वाला वैसा फ्लोर, इतने सारे मेरे साउंड आपको सुनाई देने चाहिए, लेकिन आपको एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। व्हाई इज दिस हैपनिंग दिस? तो रियलिटी ये है कि हाँ इको प्रोड्यूस हो रहा है, सारे साउंड जो है तो आपको अलग अलग ही रीच हो रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन डिकोड नहीं कर पा रहा है। ब्रेन आपका डिकोड तभी कर पाएगा जब दो साउंड के बीच 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। मतलब ये जो मेरा वॉइस आप तक डायरेक्ट गया और मेरा वॉइस किसी दीवार के सरफेस से टकरा कर आप तक गया, अगर इन दोनों में 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस हो तभी आपका ब्रेन डिकोड कर पाएगा कि ये दोनों डिफरेंट साउंड है, एक ओरिजिनल साउंड है और दूसरा इको है, ठीक है, क्लियर है। और ये नहीं हो पाता है, जैसे बंद कमरों में या छोटे डिस्टेंसेस में आपको इको सुनाई नहीं देता है, ठीक है।
यही चीज जब आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो होता क्या है, पहाड़ बहुत दूर होता है। जैसे आपने चिल्लाया तो एक पहाड़ पर जाकर वो रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे पहाड़ पर जाकर रिफ्लेक्ट हुआ, तीसरे पहाड़ पर जाकर रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है उसका डिफरेंस 0.1 सेकेंड से ज्यादा है। और क्योंकि 0.1 सेकेंड से ज्यादा है, इसीलिए यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस्ड एंड द इको हैपनिंग। ठीक है, तो इको हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आ रहा है ये? इको इज नॉट कि वो सिर्फ लोनावाला में ही प्रोड्यूस होता है, इको इज प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर व्हेनेवर देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड देयर हैज टू बी अ corresponding echo that is produced. The only problem is that we cannot distinguish an echo until and unless the sound is having a difference of at least 0.1 seconds. क्लियर है? जब तक भाई साहब 0.1 सेकेंड का डिफरेंस ना हो जाए तब तक हम इको को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है, 0.1 सेकेंड। और ये 0.1 सेकेंड का एडवांटेज आपको दूर दराज के इलाकों पे ही मिलता है, जैसे पहाड़ी इलाकों में मिलता है। ठीक है, वहां पे ही ऐसा होता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्ट होते हुए साउंड में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो और आपका ब्रेन तब दोनों को अलग अलग साउंड मानता है। ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है, एज द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अ ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, तो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक साउंड का जो परसेप्शन है वो रहता है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, the time interval between the original sound and the reflected one must be more than 0.1 second. अभी आप सोचो यहाँ पे साउंड का स्पीड कितना है, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड है वैसा। ठीक है, ये जो आपका क्लास है ये ज्यादा से ज्यादा कितने दूर, मतलब 10 मीटर का होगा। ठीक है, तो आप तक जो मेरी वॉइस पहुंच रही है 10 मीटर का अगर वॉइस है, तो वो वॉइस भाई साहब जो डायरेक्ट वॉइस है और जो रिफ्लेक्ट होकर जो वॉइस है वो सेम ही टाइम पे पहुंच रही है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुंचे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। एंड योर ब्रेन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश इट बिकॉज द टाइम इज लेसर देन 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड के लेसर है, मतलब मेरा जो ओरिजिनल वॉइस आप तक पहुंच रहा है और इन तमाम चीजों से रिफ्लेक्ट होकर जो वॉइस आप तक पहुंच रहा है, ये वाला जो है 0.1 सेकेंड से लेस है। आप सोचिए 340 मीटर पर सेकेंड आपका साउंड का स्पीड हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा आपका कितना होगा, 10 मीटर का होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। Otherwise, every sound producing source is going to parallelly produce an echo. Scientifically, echo produce होगा। ठीक है, Thus for hearing distant echoes, the minimum distance, ठीक है, तो कम से कम डिस्टेंस भाई साहब, मतलब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स और ऑब्जेक्ट और रिसीवर, इनके बीच में भाई साहब 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाकर इको प्रोड्यूस होगा। इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, अगर देखो ये समझ लो डिस्टेंस है कोई, ये लेट्स से आपका डिस्टेंस x है। ठीक है, और हमने मान लिया कि भाई साहब चलो यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कान भी है जिसका भाई सुन रहा है, और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये साउंड भाई साहब यहाँ से यहाँ गया एक बार, यहाँ से यहाँ एक बार आया, तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको एक बार साउंड इसका जो प्रोड्यूस हुआ वो सुनाई दिया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी सुनाई दिया। तो रिफ्लेक्ट होने के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? जाने में x, आने में x, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2x। ठीक है, साउंड का स्पीड कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा भाई साहब? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2x, और स्पीड कितना हो गया? 344। दिस इज द टाइम टेकन। क्लियर है? ये टाइम जो है ये कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी जाकर इसको समझ में आएगा कि ओरिजिनल साउंड और इको अलग है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब 0.1 सेकेंड, तो ये टाइम अगर हम यहां पे डाल दें 0.1 सेकेंड, दिस शुड बी इक्वल टू 2x। लेट्स से द डिस्टेंस x इज नॉट नोन टू अस। हम यहाँ पे वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमको एक साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उसका भरपूर मात्रा में इको सुनाई दे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 344। तो ये कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 34.4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 17.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 17.2 मीटर, ये 17.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू रिक्वायर फॉर एन इको टू बी प्रोड्यूस्ड। अभी आप बोलेंगे कि भाई साहब क्या हमारे मतलब
सामने कोई 17 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं चिल्लाऊं तो वो इको प्रोड्यूस होगा, होना चाहिए, लेकिन क्या होगा? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप स्कूल के फील्ड में जाकर चिल्लाओ, आपको इको सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? वाई इज इट डाइंग आउट? साउंड अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, आपका जितने भी साउंड है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, और प्लस आपके शहरी इलाकों में इतना ज्यादा साउंड है, मतलब आप सारे साउंड जो है वो क्लैश हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साथ ही। ठीक है, इसीलिए इको नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है। इको प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आप तक नहीं जा पा रहा है वो। ठीक है, ओके। स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे भाई साहब टेम्परेचर बढ़ता है, साउंड का स्पीड भी बढ़ता है। Therefore, on a hotter day, speed of sound will be greater, and hence echoes may be heard more than once because of multiple reflections of sound. Result will be no distinct echo will be heard by us. ठीक है, तो जितना ज्यादा गर्मी होगा उतना ज्यादा साउंड जो है तो आपका कम हो जाएगा, इकोज जो है तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, साउंड की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, इको जैसे आप अगर किसी नए फ्लैट में जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है, आप बातें कीजिए आपको इको सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने उस फ्लैट में फर्नीचर भर दिया आपको इको नहीं सुनाई देगा। वाई? बिकॉज नाउ दीज सोफाज या कर्टन्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं। दे बेसिकली अब्जॉर्ब द साउंड। वुड भी साउंड अब्जॉर्ब करता है। दीज आर साउंड अब्जॉर्बिंग सोर्सेस। ठीक है, साउंड अब्जॉर्बिंग पैनल्स आज की तारीख में लगाए जाते हैं। ये जो आपके मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, एक मूवी उस रूम में चल रहा है, एक मूवी इस रूम में चल रहा है, और आपने मूवी देखा होगा बहुत जोर से आवाज आती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उधर वाले मूवी का जो साउंड है वो इस वाले मूवी हॉल के साउंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो बीच में आपके पैनल्स लगे हुए हैं, एंड दीज आर बेसिकली साउंड अब्जॉर्बिंग पैनल्स। आप देखोगे पिक्चर हॉल में जो सीट्स होती हैं वो भी बहुत सोफा सेट जो होता है, जो भी आपका कुशन होता है, वो बहुत ज़्यादा साउंड अब्जॉर्ब करते हैं। दे बेसिकली अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ साउंड। ठीक है, हमारे सोने में जो हम कुशन्स यूज़ करते हैं उसका एक दूसरा मकसद यही है। ठीक है, इसका दूसरा मकसद यही है, क्योंकि देखो अर्थ में अगर मतलब आप जब सोएंगे ना तो साउंड तो आएगा। ठीक है, लेकिन ये कुशन्स जो होते हैं दे आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिलैक्स योर हेड, एंड सेकेंडली दे आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। इसीलिए आपके जो बिस्तर के गद्दे बने होते हैं वो मतलब कॉटन से बने होते हैं ताकि वो साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करें। Okay, so that you can have a sound sleep. Give two practical applications of reflection of sound waves। भाई साहब आपके जितने भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे ये पहले तो आपके ये लगे होते थे, आपके रिक्शेस में लगे होते थे, अभी तो क्या वो हो गया है, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स, शहनाइज एक्सेट्रा और ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। तो आपका भाई साहब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही साउंड जाता है। इन चीज़ों की डिजाइनिंग ऐसी हुई है कि चारों तरफ ना जाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड को हम प्रोपोगेट करें। ठीक है, स्टेथोस्कोप, आपने सबने स्टेथोस्कोप देखा रहेगा, राइट? स्टेथोस्कोप इज बेसिकली यूज्ड बाय डॉक्टर्स, और जब डॉक्टर्स भाई साहब स्टेथोस्कोप से आपको चेक करते हैं तो आपका हार्ट बीट या पल्स जो भी है वो इस तार से होता हुआ कान तक पहुंचता है। ठीक है, डॉक्टर्स के कान तक पहुंचता है। दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। Stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, chiefly in the heart or lungs. In stethoscope, the sound of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound. तो यहाँ पे भाई साहब ऐसा स्टेथोस्कोप होता है, ये ऐसे साउंड होता है। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्शन होता हुआ जा रहा है। दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन होता हुआ जा रहा है, ऐसे जाता है। क्लियर है? आर वी क्लियर? A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? ठीक है, तो अभी भाई साहब यहाँ पे एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। ये स्टोन भाई साहब ड्रॉप हुआ, और इस टावर का हाइट कितना है भाई साहब? 500 मीटर की हाइट है। ठीक है, 500 मीटर की हाइट है। ओके, जी आपको दिया हुआ है, फ्री फॉल है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फ्री फॉल में यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे एस की वैल्यू आपको मालूम है, एस इज नोन टू यू, दैट इज हाउ मच? 500 मीटर्स। जी की वैल्यू आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको भाई साहब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में?
हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, है कि नहीं? यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जीरो, क्योंकि फ्री फॉल है भाई साहब। इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। एस इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 2s बाई जी, ठीक है? तो 2 इंटू एस, 2 इंटू एस मतलब हो गया 2 इंटू 500 बाई 10, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, 250 सा 100। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 100। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेकेंड्स। सो इट विल टेक 10 सेकेंड्स फॉर दिस स्टोन टू रीच, यहां तक पहुंचने में। देखो, जिसने यहां से स्टोन को ड्रॉप किया है उसको कितनी देर बाद साउंड सुनाई देगा? तो साउंड तो भाई साहब तभी सुनाई देगा जब ये यहां पे पहुंचे। तो पहला कंडीशन स्टोन का क्या है? टू रीच द वाटर। For this it is taking a time of how much? 10 seconds. Now the moment it reaches water, water will splash, but how much of time it will take for this splashing sound of water to reach the person there? उसमें कितना टाइम लगेगा? तो वो डिपेंड करेगा भाई साहब आपके साउंड के स्पीड पे, ठीक है? अभी साउंड का स्पीड कितना है भाई साहब? आपको दिया हुआ है 340। कितना हाइट है? 500, ठीक है? तो साउंड का स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा? साउंड के इस स्पीड, साउंड को यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम t2 विल बी डिस्टेंस, दैट इज 500 अपॉन स्पीड, दैट इज 340, ठीक है? क्लियर? तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 217 जा 225 जा। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो t1 प्लस t2, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 25 बाई 17। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 10 सेकेंड प्लस 25 बाई 17। क्लियर 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 पीपल? हम तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? 25 बाई 7, 10 सेकेंड। तो देखो 10 सेकेंड तो पहले लगे भाई साहब स्टोन को वहां तक पहुंचने में, और ये जो स्प्लैशिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ इसको यहां तक पहुंचने में कितना लग रहा है? तो 25 बाई 17, तो 17 1 जा 17 हो गया यहाँ पे, और कितना बचा यहाँ पे? 17, 8 प्लस 8 बचा ना, 17 प्लस 8 25, तो 17 5 जा 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 ज़्यादा हो जाएगा भाई साहब, 7 4 जा लेना पड़ेगा, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, ये हो गया भाई साहब 120। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 है। देखो दिस विल बी 11.4 सेकेंड्स आपका लग जाएगा, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम A sound wave travels at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 centimeter. What is the frequency of the wave? तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब? आपको ये मतलब याद रखना है कि आपकी वेलोसिटी, जिसमें c भी लिखो या v लिखो, जो भी है वेलोसिटी, दिस इज c इंटू फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी बेसिकली लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल्स, वेवलेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है? और आपको भाई साहब यहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 339, ठीक है? वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर में है ना, मीटर पर सेकेंड, इसको अपन ने मीटर में कन्वर्ट किया 1.5 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा भाई साहब? 339 अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज टू -2, दैट विल बी 339 इंटू 10 रेज टू 2 अपॉन 1.5, दैट्स गोइंग टू बी कितना? 15, और ये हो गया आपका 3, तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 6 जा 90, तो ये हो गया भाई साहब आपका 22.6 इंटू 10 रेज टू 3, ठीक है? ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 226, और यहाँ पे 1 2 3, मतलब और 2 0 आ जाएंगे, है कि नहीं? ये हो गया आपका हर्ट्ज, ठीक है? क्या पूछा है इसमें? देखो, विल इट बी ऑडिबल? अभी ह्यूमन ऑडिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से लेकर भाई साहब 20,000 हर्ट्ज तक। क्या इसके बीच में ये आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है? इट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है? सिंस द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी इज बियॉन्ड द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज,
देयरफॉर साउंड विल नॉट बी ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। तो आपका साउंड ह्यूमन ईयर्स को ऑडिबल नहीं होगा। ठीक है, आर वी क्लियर? रिवर्बरेशन, व्हाट इज रिवर्बरेशन पीपलम? ठीक है, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड? अगर आप कोई बहुत बड़े से हॉल में हैं, ठीक है, तो हॉल में होता क्या है कि आपके बहुत ज्यादा जो स्पेसेस हैं उसमें से रिफ्लेक्शन होता है, वो आपको वॉइस सुनाई देगा। तो कोई स्पीकर है और अगर कोई बहुत बड़ा हॉल होता है तो उसमें इतने सारे सरफेसेस होते हैं कि उन सारे सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर जो वॉइस आप तक पहुंचता है उसमें बहुत सारे वॉइसेस एक साथ पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए उसी इंसान का जो वॉइस है वो मफल्ड सुनाई देता है। ठीक है, वो पूरा क्लैरिटी के साथ आपको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, सो द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू विच साउंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज रिवर्बरेशन। हालांकि आज की तारीख में तो किसी भी हॉल में आपके स्पीकर्स लगे हुए होते हैं तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन अदरवाइज दिस विल बी अ चैलेंज। ठीक है, to reduce reverberation the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials। तो समझ लो भाई साहब ये बहुत बड़ा कोई हॉल है और यहाँ पे कोई स्पीकर कोई स्पीच दे रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कोई भाई साहब बैठे हुए हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक बार आया, यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आया, आजू बाजू के दीवार से, फ्लोर से, तो इतने सारे जगहों से जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर उस इंसान तक पहुंच रहा है तो उस इंसान को एक मफल्ड सा वॉइस सुनाई देगा, मतलब एक कंफ्यूज्ड वॉइस सुनाई देगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। ही विल नॉट बी एबल टू हियर दिस पर्सन विथ क्लैरिटी। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए अलग अलग जगहों से साउंड रिफ्लेक्ट होता हुआ इस तक पहुंच रहा है, जिसके वजह से उसको एक क्लियर साउंड नहीं सुनाई देगा। इसीलिए ये जो रूफ्स होते हैं इन पे साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स डाला जाता है, मतलब जैसे कुशन हो गए, कर्टन्स हो गए, तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है तो वो अब्सॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, compressed fireboard, rough plaster of draperies, the seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties। ठीक है, हमारे टाइम पे जो पिक्चर हॉल हुआ करते थे और आज के टाइम पे जो पिक्चर हॉल है उसमें काफी सारा फर्क है। हमारे टाइम पे जो सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे और उन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे हमारे टाइम पे। ठीक है, आप जैसे आज की तारीख में भाई साहब एक ही जगह पे 4 पिक्चरें चल रही हैं, वैसा नहीं होता था। तो ऐसे बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे और समझ लो ये पिक्चर चल रहा है यहाँ पे और ये सारे सीट्स हुआ करते थे। जो सीट्स हुआ करते थे जैसे बेंचेस होते हैं आपके वैसे ही हुआ करते थे। समझ में आ रहा है, ऐसे जैसे बेंचेस होते हैं मतलब चेयर होते हैं ना, वैसा चेयर के टाइप पे फिक्स्ड सीट्स हुआ करती थी, लेकिन ये मतलब आरामदायक सीट नहीं हुआ करती थी, मतलब कुशन वाले सीट्स नहीं होते थे, क्योंकि हमको मतलब उस टाइम पे साउंड अब्सॉर्बेंट नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है, एक ही हॉल है, एक हॉल में एक ही पिक्चर चल रही है, एक ही पिक्चर चल रही है, तो साउंड अब्सॉर्बिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आज की तारीख में जरूरत है, आज की तारीख में ये जरूरत है कि भाई साहब एक पिक्चर या एक मूवी का जो वॉइस है वो दूसरे में ना पहुंचे, क्योंकि एक दूसरे से वो सटे हुए हैं। ठीक है, जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, इसीलिए आज की तारीख में आप देखोगे हैवी साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल से, मतलब वही लकड़ी के बेंचेस अभी क्या बन गए, सोफास बन गए, ठीक है, कुशन्स बन गए। और इनको जानबूझ के किया जा रहा है, इनको आपको आराम पहुंचाने के लिए नहीं, इनको साउंड को अब्सॉर्ब करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपके हॉल में चलते हुए मूवी का साउंड दूसरे हॉल में ना पहुंचे। ठीक है, क्लियर है? हमारे टाइम पे भाई साहब ऐसे ही बेंचेस हुआ करते थे, ऐसे नहीं, मतलब चेयर हुआ करते थे जिसमें कोई कुशन टाइप का मटेरियल नहीं हुआ था। ठीक है, these were simple chairs that were put up. Okay, so these are basically sound absorbing materials which are used. What is loudness of sound? What factors does it depend on? Is a measure of response of ear to the sound. Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one sound as louder and the other simply because our ear detects it better. Loudness of sound depends upon the amplitude of those sound waves. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स, लाउडर विल बी द साउंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडर होगा साउंड। ठीक है, जिस चीज का एम्पलीट्यूड मतलब समझ तो ये वेव है, देखो साउंड वेव है, इसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर समझ लो ये एक वेव दिया है आपको और समझ लो ये एक वेव दिया है, आपसे अगर पूछा जाए कि किसका साउंड ज्यादा लाउड होगा तो दिस वन विल बी हैविंग अ लाउडर साउंड। आपको दो वेव्स दिए हैं, साउंड वेव्स दिए हुए,
ये वाला एक हो गया और ये वाला एक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस साउंड वेव का मतलब लाउडनेस ज्यादा होगा, सो द आंसर वुड बी दिस वन बिकॉज इट हैज गॉट अ हायर एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स, लाउडर विल बी द साउंड। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड। तो बैट्स बेसिकली अपने विंग्स को जब फ्लैप करते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क। इनकी आंखों की दृष्टि उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती है, दे आर नॉट एबल टू बेसिकली सी मच थ्रू देयर आईज बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो बैट्स जो है वो कंटिन्यूसली किस तरह के वेव्स एमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते हैं। द हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक squeaks of the bat are reflected from the obstacles or prey and return to bat's ears। तो ये तुमने चमगादड़ को कभी चिल्लाते हुए सुना है? ची चू आवाज आएगा भाई साहब बहुत जोर से। और उन लोग का जो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है ये दोनों भी क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स है। और ये अल्ट्रासोनिक साउंड फटाक से किसी भी चीज पे रिफ्लेक्ट होकर उन तक पहुंचेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, समझो कि आप अक्सर देखेंगे कि मच्छर आपके कानों के पास आके करता रहता है, ठीक है। कान से उसको कुछ ज़्यादा खून नहीं मिलता है, या वो कान के पास आकर ऐसा क्यों ही करता होगा? एनी आइडिया? मच्छर तो आप उसका एक ही पर्पस है, आपका खून निकालना, है ना। वाई वुड इट कम एंड बज अराउंड योर ईयर्स? द रीजन वाई इट डज सो इज बिकॉज मच्छर का जो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है, ठीक है, और आपका कान का पर्दा है, आपका कान का पर्दा भी वाइब्रेट कर रहा है हर एक साउंड से। सो जिस तरह से आप मच्छर को सुन पा रहे हैं, वैसे ही मच्छर अपने फ्लैपिंग ऑफ विंग्स आपके ईयर के ये ड्रम को वाइब्रेट करते हुए सुन पा रहा है। इट इज एबल टू हियर इट, और उसीलिए वो आता है आपके कानों के पास, ठीक है। नॉट टू सक ब्लड आउट ऑफ योर ईयर्स बट टू हियर इट्स ओन फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, ठीक है, क्योंकि आपके कानों का जो पर्दा है उस साउंड को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स हाउ इट इज एबल टू हियर इट, ठीक है। तो बैट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, दे आर प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, और यही साउंड वेव्स जो है किसी प्रे या किसी दीवार पे रिफ्लेक्ट होके उन पे वापस आते हैं, जिससे वो अपने डायरेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं। इफ इट इज अ प्रे दे विल बेसिकली डायरेक्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स इट, एंड इफ इट्स एन ऑब्स्टेकल दे विल डिफ्लेक्ट द डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ये अपनी आंखों का ज्यादा मतलब दे आर नॉट एबल टू सी वेल, ये ज्यादा आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनकी दृष्टि जो है उतनी ज्यादा प्रखर नहीं है, ठीक है, बट दे कैन बेसिकली डिटेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो दे डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ईदर कैचिंग अ प्रे और टू अवॉइड एन ऑब्स्टेकल ऑल थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। मोस्टली द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज गाइडेड बाय द साउंड rather than light, ठीक है। How is ultrasound used for cleaning? Ultrasound is used to clean parts located in hard to reach places। तो समझ लो कोई, देखो ऐसा कभी कभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, और ऐसे इंडस्ट्रीज में ऐसे समझ लो कोई ट्यूब है, ऐसे भाई साहब ट्यूब है, कॉइल ट्यूब है। अभी इसको भाई साहब अगर क्लीन करना रहेगा तो कैसे ही कोई करेगा? इस तरह की ट्यूब को कैसे कोई क्लीन कर पाएगा? तो यहाँ पे समझ लो कचरा जम गया है, अभी कैसे भाई साहब इसके अंदर जाएंगे? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, अल्ट्रासाउंड वेव डालते हैं यहाँ से। अल्ट्रासाउंड वेव जो है वाइब्रेटिंग वेव है, और ये भाई साहब ट्रैवल होगा इसमें से, और जहां भी जाएगा वो उस कचरे को साफ करेगा। ऐसा ही कुछ भाई साहब आपके किडनी स्टोन्स में भी होता है। पहले तो भाई साहब किडनी स्टोन्स को पूरा देखना पड़ेगा कि उसका साइज कितना है, और कभी कभी विदाउट ऑपरेशन भी हम किडनी स्टोन को क्योर कर सकते हैं। अगर हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स वहां पे पास करते हैं तो इस वाइब्रेशन से वो किडनी का स्टोन जो है वो क्रश हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट विल हैपन। सो अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। यहाँ पे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पहुंचना इन मशीन्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, ऐसा कोई स्पाइरल ट्यूब हो गया। ऑड शेप्ड पार्ट्स, मशीन होती है भाई साहब, उसको कम स्पेस चाहिए होता है, कम स्पेस देने के लिए हमेशा हम उसको डिजायर्ड शेप नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या मशीन्स हैं जहां पे हम सफाई करने के चलते नहीं पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंड इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, grease
एंड डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे भाई साहब जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट के, ग्रीस के, ठीक है, दे गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट, द ऑब्जेक्ट्स दैट गेट थॉरली क्लीन। तो ये भाई साहब पूरे पूरे क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।